पृष्ठ रसायन पढ़ रहे थे और पृष्ठ रसायन में हम अधिशोषण खत्म कर चुके हैं और पूरे का जो इसका सेकंड पार्ट था वो इस बार 30% सिलेबस जो कम हुआ उसमें निकल गया और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कोलाइडी अवस्था डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कोलाइडी अवस्था में मैं आपको बता दूं सबसे पहले कोलाइडी शब्द ने यूज किया जिसकी जुबान पे आया वो साइंटिस्ट थे टॉमस ग्राहम। टॉमस ग्राहम ने किस आधार पर कोलाइडी शब्द यूज किया कि टॉमस ग्राहम ने विभिन्न विलियनों को क्या किया अर्धपारगम्य झिल्ली से छानना शुरू कर दिया तो उसने पाया कि कुछ विलियन तो अर्धपारगम्य झिल्ली से तेजी से पार हो गए और कुछ विलियन अर्धपारगम्य झिल्ली से या तो धीमे से पार हुए या फिर पार नहीं हुए। तो जो विलियन धीमे से पार हुए एसपीएम से या फिर पार नहीं हुए ऐसे विलियनों को टॉमस ग्राहम ने नाम दिया कोलाइडी, जैसे कि स्टार्च विलियन और गोम। और जो तेजी से पार हो गए ऐसे विलियनों को नाम दिया पृष्ठलाभ, जैसे कि नमक का जलीय विलियन और चीनी का जलीय विलियन। तो यहाँ से सबसे पहले कोलाइडी शब्द टॉमस ग्राहम की जुबान पर आ गया। फिर कोलाइडी शब्द यूज होते ही फिर इसके अलग अलग तरह से क्या होने लगे, क्लासिफिकेशन होने लगे, वर्गीकरण होने लगे। तो सबसे पहले विलियनों को अब हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं विलियन के प्रकार। तो विलियन के प्रकार किस आधार पर, कणों के आकार के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं विलियन के प्रकार। कणों के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन, निलंबन। इसको इंग्लिश में टू सॉल्यूशन, इसको कोलाइडी सॉल्यूशन, इसको सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यही याद करेंगे। तो कोलाइडी विलियन कौन होते हैं? कोलाइडी विलियन वो होते हैं जिस विलियन में उपस्थित कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ऐसे कण रखने वाला विलियन क्या कहलाता है? कोलाइडी विलियन कहलाता है। और जिनका कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम होता है उनको वास्तविक विलियन कहते हैं। और जिसका इस रेंज यानी कि 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है ऐसे विलियनों को कहा जाता है निलंबन। आप नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, कभी कभी क्वेश्चन नैनोमीटर में भी पूछ लिया जाता है। तो 1 नैनोमीटर से छोटे वास्तविक विलियन हो जाएंगे और 100 नैनोमीटर से बड़े निलंबन हो जाएंगे। तो आप यहीं से इस रेंज से ही पता लग रहा होगा, इसके कण सबसे छोटे होते हैं, इसके मध्य इस तरह के होते हैं, इसके सबसे बड़े कण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तंत्र की। सिस्टम यानी तंत्र क्या होता है? तंत्र जो देखा जाता है वो प्रावस्थाओं के आधार पर देखा जाता है। प्रावस्था मीन्स तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, गुणों द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं। तो तंत्र कैसा है? तो वास्तविक विलियन होता है, तो समांगी तंत्र होता है। चाहे आप कितने भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख लें, किसी भी यंत्र से देख लें, तो आप इसमें कभी भी 2 प्रावस्थाओं को नहीं दे सकते। इसलिए वास्तविक विलियन को कैसा तंत्र कहा जाता है? समांगी तंत्र कहा जाता है। कोलाइडी विलियन में आपको बता दूं विषमांगी तंत्र होता है, परंतु नेक्ड आइज खुली आंख से नहीं देख सकते। यदि आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कोलाइडी विलियन में 2 प्रावस्थाएं आपको दिख जाएगी और जहां 2 प्रावस्थाएं होती हैं ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं? विषमांगी तंत्र कहते हैं। और मैं आपको बता दूं मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्थायी तंत्र, यानी विषमांगी तंत्र होने के बावजूद भी कोलाइडी विलियन एक स्थायी तंत्र होता है। इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जब इसके गुणों का अध्ययन करेंगे हम ये बताएंगे कि विषमांगी तंत्र होने के बावजूद भी एक स्थायी तंत्र क्यों है। इसके बाद में डिस्कस करता हूं निलंबन एक विषमांगी तंत्र है। खुली आंख से देख लें तो भी आपको पता लग जाएगा। इसमें 2 प्रावस्थाएं, 2 कंपोनेंट अलग अलग क्या हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। और ये अस्थायी तंत्र है। अस्थायी तंत्र कौन होते हैं? यदि इसके विलियन को रख देंगे तो पार्टिकल के कण नीचे बैठ जाएंगे, या विलियन को देखेंगे तो इसमें पार्टिकल के कण अलग से आपको दिखाई दे जाएंगे। इसलिए एक ऐसा तंत्र होता है, अस्थायी तंत्र होता है। अब आगे बात करते हैं उदाहरण। देखिए वास्तविक विलियन का उदाहरण तो नमक का जलीय विलियन, चीनी का जलीय विलियन आप देखते हैं। इसमें आप नमक को और इसमें कभी चीनी को इसके अंदर लाख कोशिशों के बाद भी देख नहीं सकते। ठीक है, अब ये क्या कोलाइडी विलियन, दूध और रक्त, ये दोनों कैसे कोलाइडी हैं? विषमांगी तंत्र है और कोलाइडी विलियन कहे जाते हैं। इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। निलंबन जैसे जल में मिट्टी, जल में खड़िया, यदि आप इन विलियनों को रख देंगे तो इनके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और अलग से कण दिखाई देते हैं। आपको विलियनों के प्रकार पढ़ा रहे थे, हमने आपको वास्तविक विलियन, कोलाइडी
बात बताएं। अब हम कोलाइडिक विलियन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि कोलाइडिक विलियन एक विषमांगी तंत्र होता है, विषमांगी विलियन एक स्थायी तंत्र होता है। अब जब क्योंकि ये विषमांगी तंत्र है तो इसकी दो प्रावस्थाएं होती है, क्योंकि किसी भी विषमांगी तंत्र में प्रावस्थाओं की संख्या एक से ज्यादा होगी। तो ये विषमांगी तंत्र है तो कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षेप्त प्रावस्था और दूसरी परिक्षेपण माध्यम। अब क्या होता है, देखिए साधारण ये विलियन है, साधारण विलियन जो ऊपर से घूमता है वो विलियन होता है, और जिसमें घूमता है वो विलायक, और जब ये घूम के तो बनता है वो विलियन कहलाता है। अब यदि हम कोलाइडिक विलियन हो तो जिसमें घूमता है उसे कहते हैं डीएम, और जो इसके अंदर घूमता है उसे कहते हैं डीपी। ठीक है, यानी कि यदि साधारण विलियन है तो घूमने वाले पदार्थ को विलियन कहा जाता है, और जिसमें घूमता है उसको विलायक कहा जाता है। यदि केस कोलाइडिक विलियन का है तो जो घूमने वाला पदार्थ है उसे डीपी, डीपी में डिस्पर्स फेस परिक्षेप्त प्रावस्था कहते हैं, और जिसमें घूमता है उसको डिस्पर्सन मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। डिफाइन आप कर सकते हैं, यदि परिक्षेप्त प्रावस्था को आप कहें तो क्या कहेंगे, कोलाइडिक विलियन में पदार्थ के कणों की प्रावस्था को क्या कहते हैं, परिक्षेप्त प्रावस्था कहते हैं। और परिक्षेपण माध्यम, इसमें माध्यम शब्द जरूर यूज करेंगे। कोलाइडिक विलियन में पदार्थ के कण जिस माध्यम में वितरित रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलाइडिक विलियन क्या है, तो आप इसे किस तरह से जवाब देंगे कि कोलाइडिक विलियन एक स्थायी विषमांगी तंत्र होता है जिसके अंदर कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है, और इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप्त प्रावस्था। और इनकी डेफिनेशन मैंने भी आपको बताई है, उसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोलाइडिक विलियन को डिफाइन करने के बाद हम कोलाइडिक विलियन के प्रकार डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रकार किस आधार पर है कि डीपी और डीएम यानी कि परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है, इस आधार पर कोलाइडिक विलियन 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ये परिक्षेप्त प्रावस्था है, ये परिक्षेपण माध्यम है। मैं आपको एक जनरल अंतर बता रहा हूं। जब भी हम कोलाइडिक विलियन देख रहे हो, पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जरूर ध्यान रखना डीएम हमेशा ज्यादा अनुपात में होगा, लार्ज प्रोपोर्शन में होगा इन कंपैरिजन टू डीपी। ठीक है, अब हम चलते जैसे कि कोई ठोस किसी द्रव में घुला तो ऐसे कोलाइडिक को कहते हैं सॉल्ट, जैसे सल्फर सॉल्ट या कहते हैं क्या, स्टार्च सॉल्ट। स्टार्च को जल में घोल दे तो ऐसे कोलाइडिक विलियन को क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है। अब यदि द्रव आपस में मिक्स करें, यानी कि घुलने वाली चीज भी द्रव हो, जिसमें घुल रहा है वो भी द्रव हो, लेकिन ध्यान रखना पायस केवल तभी बनते हैं जब दो द्रव परस्पर अमिश्रणीय हैं। यदि अमिश्रणीय हुए तो कोलाइडिक विलियन बनाएंगे, और यदि परस्पर मिश्रणीय हो गए तो कभी भी कोलाइडिक विलियन नहीं बनाएंगे। तो इसमें जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि दूध और मक्खन, इसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। मैंने केवल आपको इतना बताया है, यदि दोनों द्रव परस्पर मिलकर कोलाइडिक विलियन बना रहे हैं तो केवल उन्हीं कंडीशन में कोलाइडिक विलियन बनाते हैं जब परस्पर अमिश्रणीय हो, और ऐसे कोलाइडिक विलियन को पायस कहते हैं। उदाहरण के दूध और मक्खन। ठीक है, अब करते हैं कि गैस, यदि हमारा डीपी गैस है और ये द्रव है तो उस समय कोलाइडिक को क्या कहते हैं, फोम। ध्यान रखना, जब भी गैस मिलेगी कोलाइडिक विलियन बनाने में तो उसको हमेशा फोम ही कहा जाएगा। ये गैस घुली है, किसमें घुली है, द्रव में, इसलिए फॉर्म कौन सा हुआ, द्रव। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक ले ले, ये किसका उदाहरण है, द्रव फॉर्म का उदाहरण। ठीक है, यदि ठोस को ठोस में बोल दे, जैसे मिश्र धातु, कांच आदि क्या होता है, मिश्र धातु या कांच ले ले, ये सब क्या है, ये सब जैम। ठोस का ठोस में कोलाइडिक विलियन क्या कहलाता है, जैम कहलाता है, और उसका ये क्या है, उदाहरण है। यानी कि घुलने वाली चीज भी ठोस हो, घुलने वाली भी क्या हो, ठोस हो। अब चलते हैं द्रव को यदि किसमें घुला जाए, ठोस में। ध्यान दें, ठोस ज्यादा होगा, द्रव कम होगा, तो उसके द्वारा जो कोलाइड बनता है वो कौन बनता है, जेल। अब जेल आप वैसे आप जानते हैं जैसे पेप्सोडेंट जेल आप यूज करते हैं सुबह सुबह, किसमें, दांत को ब्रश करते हैं तो इसमें जितने भी हमारे पेस्ट आते हैं, चाहे कोलगेट जेल हो, पेप्सोडेंट जेल हो, क्लोजअप जेल हो, वो सब किसके उदाहरण है, जेल। अब गैस, ध्यान रखना, जब फिर गैस मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे गैस मिला था,
यहाँ पर भी गैस घुल रहा है। जब भी गैस घुलेगी तो क्या कहा जाएगा? फोम। और घुला किस में? ठोस में। तो क्या कहा जाएगा? फोम कौन सी? ठोस। तो जैसे इसमें क्या करते हैं? फोम के तकिए करते हैं, फोम के तकिए, ठीक है। ये किसका उदाहरण आ गया? इसका आ गया। अब आगे किसमें चलते हैं? ठोस को यदि गैस में। देखिए, जब गैस में कोई चीज घुलेगी तो उन्हें एरोसोल कहा जाता है। जब गैस घुलती है तो फोम कहा जाता है, और जब कोई गैस में घुलता है तो उसे एरोसोल कहा जाता है। तो यहाँ किसमें घुला है? गैस में। कौन घुला है? ठोस। तो क्या कहेंगे? एरोसोल। कौन सा एरोसोल? ठोस। अब कौन है ठोस एरोसोल का? जैसे कि कार्बन कण किसमें? वायुमंडल में। वायुमंडल में आप जानते हैं जब आपके फेस पर भी काला काला कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो उससे क्या है? वो भी एक कोलाइडी मीडियम होता है, उसमें कार्बन कण वायुमंडल में हैंग रहते हैं और इस कोलाइडी मीडियम को कहा जाता है एरोसोल ठोस। अब यदि द्रव गैस में क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व किया जाए, यानी कि डीपी हो या डीएम हो, तो उस समय इसको भी एरोसोल कहा जाता है और इस एरोसोल का नाम होता है द्रव। और इसका क्या है? जैसे वाटर कण, जल की वाष्प, जल वाष्प, यानी कि वायुमंडल में जो वाटर वेपर्स जो है लटकी रहती हैं, ये किसका उदाहरण है? एरोसोल का उदाहरण है। और ये कौन सी एरोसोल का उदाहरण है? द्रव का। बस एक मिनट आपको ये चीज जरा ध्यान से रखनी है कि यदि कोई गैस घुलेगी कोलाइड मीडियम बनाने में तो इनको फोम कहेंगे, और यदि किसी गैस में घुलेगा कोई तो उसको एरोसोल कहेंगे, ठीक है। आगे दूसरी वीडियो क्लिप में डिस्कस करें। कोलाइड मीडियम के प्रकार पढ़ रहे थे। पहला आपने डीपी में डीएम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड मीडियम के प्रकार को समझा है। अब हम बता रहे हैं कोलाइड मीडियम का दूसरा प्रकार जिसमें डीपी व डीएम की अन्योन्य क्रिया, कि दोनों का आपस में किस तरह से लगाव है, किस तरह से इंटरेक्शन है, उस आधार पर हम कोलाइड मीडियम के प्रकार पढ़ रहे हैं। इस आधार पर कोलाइड मीडियम दो प्रकार का होता है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। इसको लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं, किसमें? इसको लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। तो समझिए कि द्रव स्नेही, जैसे कि नाम से ही पता है द्रव स्नेही, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड वो होते हैं जैसे जो डीपी है, परिक्षेप प्रावस्था है, वो परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी मीडियम क्या कर ले? बना ले। यानी कि जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही कोलाइडी मीडियम बना ले, उसके लिए किसी तरह का जतन, किसी तरह की विधि की कोई आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसे कोलाइडी को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और यदि परिक्षेपण माध्यम जल है तो इस कोलाइड का नाम होता है जल स्नेही कोलाइड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड, ठीक है। उदाहरण और इनके गुणों के बारे में बता दूं कि ये कोलाइड क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये कोलाइड कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी मीन्स कि ये कोलाइड स्थायी होते हैं, यानी कि आसानी से ये क्या नहीं होते हैं? टूटकर वापस अवक्षेप में परिवर्तित नहीं होते। उत्कर्णीय होते हैं। उत्कर्णीय मीन्स कि कोलाइड यदि किसी तरह से अवक्षेप में परिवर्तित हो गया तो वापस उस अवक्षेप को आप कोलाइडी में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण जैसे स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका हजारों में, बहुत हजारों में क्या होता है, जिनका अनुभार होता है, ऐसे पदार्थों द्वारा बनाए गए कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड क्या है? कि जब पदार्थ के कण परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर कोलाइडी मीडियम ना बनाए, बल्कि कोलाइडी मीडियम बनाने के लिए हमें विभिन्न विधियां इस्तेमाल करने पड़े, जतन इस्तेमाल करने पड़े, अटेम्प्ट्स करने पड़े, प्रयास करने पड़े, तो ऐसे कोलाइडी को हम क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? स्थायी, यानी कि आसानी से अवक्षेप में परिवर्तित हो जाएंगे। अनुत्कर्णीय, यदि एक बार अवक्षेप में परिवर्तित हो गए तो वापस कोलाइडी में कन्वर्ट करना इनको संभव नहीं है। जैसे सल्फर सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ठीक है। आगे चलते हैं डीपी के कणों के आकार के आधार पर, यानी कि परिक्षेप प्रावस्था के कणों का आकार क्या है, उस आधार पर कोलाइडी को हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है। ये तीन प्रकार के होते हैं: बहुआण्विक कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड और संगुणित कोलाइड। देखिए डायग्राम से पता लग रहा है ये कोलाइडी कण है और ये कण छोटे छोटे हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे कण इकट्ठा होकर कैसा आकार ग्रहण कर ले? कोलाइडी कण का आकार ग्रहण कर ले, ऐसे पदार्थों द्वारा बनाए गए कोलाइड को हम क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। और इसका उदाहरण भी आ जाएगा बहुआण्विक में। किसका? द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? बहुआण्विक कोलाइड
कोलाइड होते हैं। अब आगे चलते हैं वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड क्या होता है? इसमें या तो जब कोलाइडी कण, जब पदार्थ के कणों का आकार ही, जो जिस पदार्थ का हम कोलाइड बना रहे हैं उस पदार्थ के कणों का आकार ही लगभग कोलाइडी कणों के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। तो लगभग बराबर होता है, तो ऐसे पदार्थों द्वारा बनाए गए कोलाइड को हम क्या कहते हैं? वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। इसमें आप ये ले लेंगे, कौन सा? द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। अब देखिए संगोनित कोलाइड। संगोनित कोलाइड क्या होते हैं? वे कोलाइड जो तनु विलयन में तो विद्युत अपघटन की भांति व्यवहार करें और सांद्र विलयन में कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करें, ऐसे पदार्थों के कोलाइड को हम क्या कहते हैं? संगोनित कोलाइड कहते हैं। जैसे साबुन, डिटर्जेंट आदि। दैट्स ऑल।